तो खैर हम पढ़ते हैं लिक्विडेटर्स। अब लिक्विडेटर असल में होते क्या हैं? देखिए, आप कंपनी से तो आप जानते होंगे या कॉरपोरेशन से, ये जो बिजनेस जब वाइंड अप की तरफ जाती है, यानी अपना बिजनेस ख़त्म करने की तरफ जा रही होती है, तो ये प्रोसेस इतना शॉर्ट सा नहीं होता। इसमें काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं और उसके अलावा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ क्लियर करनी होती हैं। तो इसके लिए स्पेशल पर्सन्स होते हैं या एक टीम हो सकती है जिसको अपॉइंट किया जाता है। ऐसे लोगों को लिक्विडेटर्स कहते हैं। अब इन लिक्विडेटर्स की कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनली इनको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 भी सौंपता है। तो खैर हम देखते हैं कि यहाँ क्या चीज़ पढ़ेंगे। एवरी पर्सन हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज अ लिक्विडेटर हु इज़ लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी। अब वैसे तो कंपनी का ही लिक्विडेटर होता है, लेकिन यहाँ कुछ और लोग हैं वो भी लिक्विडेटर के ज़ुमरे में ही आएंगे, क्योंकि उनकी भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब कंपनी है वाइंड अप की तरफ जा रही है, तो जो लोग लिक्विडेटर होंगे पहले तो वो लोग हैं। उसके अलावा रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोर्ट और अपॉइंटेड आउट ऑफ कोर्ट। जिस तरह कि हमने देखा था कि किसी भी टैक्स पेयर की अगर आपने मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने अटैच कर लिया, ये तो था टैक्स पेयर की तरफ से। बाज़ अदर देन टैक्स कुछ और मामलात भी होते हैं जिसमें किसी पर्सन की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है, या जो है ना सेल पर्पस के लिए, या कि है कि फंक्शनल के मकसद के लिए। तो इस सूरत में जो रिसीवर होगा या फिर ट्रस्टी ऑफ अ बैंकरप्ट होगा, कोई शख्स है बैंकरप्ट कर गया, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके पास जो मूवेबल एसेट या मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स जो हैं, तो वो तो उसको फ़ौरन जो है ना लिक्विडेट करके भाग सकता है। तो इस सिलसिले में एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। या मॉर्गेजी इन पोजेशन, मॉर्गेजी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस तरह के बैंक वगैरह होते हैं, या कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके पास आपके एसेट गिरवी पड़े हुए हैं। शेल within the 14 days of being appointed or taking possession of an asset in Pakistan, whichever occurs first, give written notice thereof to the commissioner। अब ये जो शख्स है, ये जो है ना या तो अपॉइंट हो गया है इन चारों में से कोई एक चीज़, जिसको हम लिक्विडेटर ही समझेंगे, या फिर जो है ना उसने वो जो एसेट है उसको पोजेशन में ले लिया, जो भी चीज़ पहले होती है। तो फिर उसके 14 दिन के अंदर उस शख्स ने क्या करना है, कमिश्नर को एक नोटिस देना है कि भाई मैं तो लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया हूँ। अब इसकी क्या ज़रूरत है? तो कमिश्नर क्या करेगा, सब सेक्शन 2 हमें बताता है, द कमिश्नर शैल विद इन 3 months of being notified under subsection 1 notify the liquidator in writing the amount which appears to the commissioner to be sufficient to provide for any tax which is or will become payable by the person whose assets are in possession of the liquidator। अब देखें कमिश्नर क्या देखेगा। पहली बात है कि उसके पास 3 महीने का टाइम होता है, तो इन 3 महीनों के अंदर किस डेट से, जिस दिन को उसको यानी कि इसमें से इन्फॉर्म किया गया, उस इन्फॉर्म करने के 3 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर ये करेगा कि उस लिक्विडेटर को इन राइटिंग अमाउंट बताएगा कि यार इतनी अमाउंट इस शख्स से, यानी इस पर्सन से। अब पर्सन की डेफिनेशन आप सेक्शन 180 में 80 में देख लें कि पर्सन से मुराद कंपनी भी हो सकती है, पर्सन से मुराद इंडिविजुअल भी हो सकता है, या कोई भी। तो खैर, अब वो जो पर्सन है उससे कितना टैक्स ड्यू है या कितना ड्यू हो जाएगा, तो इतना टैक्स आपने मुझे बचा के देना है। A liquidator shall not, without the leave of commissioner, part with any asset held as liquidator until the liquidator has been notified under subsection 2।
अब ऐसे नहीं है कि भाई आज आप जो है ना अपॉइंट हो गए हैं लिक्विडेटर, तो आपने एसेट्स बेचना शुरू कर दिए या जो भी उसमें से काम था या लोगों की लायबिलिटीज़ क्लियर करना शुरू कर दी। जब तक आपको कमिश्नर नोटिफाई नहीं करेगा अंडर सब सेक्शन 2, तब तक आप किसी भी एसेट्स के साथ उसको छेड़खानी नहीं कर सकते। मतलब ना बेच सकते हैं, ना किसी की लायबिलिटी क्लियर कर सकते हैं, ना और इस तरह के एक्सपेंसेस कर सकते हैं। अ लिक्विडेटर शेल सेट असाइड। अब बात ये कि आपने ऐसे कर दिया तो फिर क्या होगा, या अगर नहीं भी किया तो तब भी खैर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेम ही रहेगी। शेल सेट असाइड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ एनी एसेट ऑफ बी बाय द लिक्विडेटर द अमाउंट नोटिफाइड बाय द कमिश्नर अंडर सब सेक्शन 2 such or such lesser amount as is subsequently agreed to by the commissioner। अब बात यह है कि फ़र्ज़ करें कमिश्नर ने आपको सब सेक्शन 2 में बताया था कि 3,70,000 रुपये इस शख्स का, इस पर्सन का टैक्स पेबल है, वो आपने मुझे सेट असाइड करके देना है। अब बात यह है कि लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है कि वो जो एसेट बेचेगा उसे जो प्रोसीड्स आएंगी उसमें से 3,70,000 रुपये, यानी कि जितनी अमाउंट उसे नोटिफाई की गई है, या फिर लेटर ऑन ये भी हो सकता है कि कमिश्नर को वो कह दे कि यार इतने तो पैसे ही नहीं है, या जो भी है बाद में कमिश्नर उसको एग्री कर जाता है कि ठीक 3,70,000 नहीं है, 2,50,000 है, 2,70,000 है, 2,60,000 है, यानी कि लेटर ऑन एग्रीड। जो कमिश्नर एग्री कर जाता है उतनी अमाउंट वो सेट असाइड करके रख देगा। और फिर क्या होगा, शेल बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट सेट असाइड फॉर द टैक्स ऑफ द पर्सन हु ओन द एसेट। अब देखें, एक पर्सन था जो कि उस एसेट को का मालिक था, उस एसेट को बेचा गया, उससे पैसे आए। मिसाल के तौर पर वो जो एसेट था वो था 10 लाख का था। 10 लाख में से 3,70,000 जो कि कमिश्नर ने उसे बताए थे, उसका वो जो लिक्विडेटर होगा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई, लिक्विडेटर की होगी, उस शख्स की नहीं है। तो वो रिस्पॉन्सिबल है उतनी अमाउंट जितनी कि उसने सेट असाइड की थी, जो कि हमारे केस में 3,70,000 रुपये हैं बन रही है। तो वो 3,70,000 रुपये जो है ना वो जो है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मे पे एनी डेट दैट हैज़ प्रायोरिटी ओवर द टैक्स रेफर टू इन दिस सेक्शन नॉटविथस्टैंडिंग एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। अब बात यह है कि कुछ ऐसे जो है ना डेट्स होते हैं जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है हमारे टैक्स से, तो वो टैक्स अलबत्ता पे कर सकता है। मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए से आए थे, लेकिन उसमें से 8 लाख रुपए जो थे ना वो थे एक ऐसे डेट था जिसकी प्रायोरिटी टैक्स से ज़्यादा थी, तो 8 लाख पे कर देगा। अब 3,70,000 के बजाय 2 लाख रुपए रह गए हैं, तो वो उस अमाउंट के उसको अलाउ होगा कि 3,70,000 में से 1,70,000 वो दे सकता है। A liquidator shall be personally liable to the extent of any amount required to be set aside under subsection 4 for the tax referred to in subsection 2 if and to the extent that the liquidator fails to comply with the requirement of this section। अब फर्ज करें कि बात यह है कि कमिश्नर ने उसे कहा था कि मुझे 3,70,000 रुपये आपने इसका टैक्स देना है, तो उस अमाउंट को अगर ये किसी तरीके से रिकवर नहीं कर पाता तो इस अमाउंट के लिए वो पर्सनली लायबल होगा, या फिर जिस तरह सब सेक्शन 4 में आपको अलाउ था कि आप उसके एक्सपेंसेस वगैरह कर लें, जो डेट्स हैं वो माइनस कर लें, तो जितनी अमाउंट होगी इसके लिए ये जो अगर ये शख्स जो है सेट असाइड नहीं करके कमिश्नर को जमा करवाता तो ये पर्सनली लायबल होगा। मतलब आप अब वो शख्स अपने पैसों से वो टैक्स जमा करेगा। Where the proceeds of the sale of any asset are less than the amount notified by the commissioner under subsection 2, the application of subsection 4 and 5 shall be limited to the proceeds of sale। फर्ज करें कि वो जो एसेट था वो बिका ही 2 लाख का, 3,70,000 तो कमिश्नर ने कहा था कि भाई मुझे आप सेट असाइड करके देंगे, तो अब क्या होगा,
अब किस तरीके से हम लिक्विडेटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं, ये तो नाइंसाफ़ी होगी। तो इसका ये होगा कि जितनी अमाउंट, अगर फ़र्ज़ कीजिए एसेट था, वो सेट जितनी अमाउंट आपको नोटिफाई की है उससे सस्ता बिका, तो जितना का भी वो एसेट बिका, उसके लिए वो जो है ना, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अमाउंट के लिए होगी। अब आप अगर फ़र्ज़ की नहीं पे करते, 2 लाख का एसेट बिका था, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, 2 लाख रुपए आप उसके लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर वो आपसे इधर उधर हो गए तो आप अपने जेब से पे करेंगे। दिस सेक्शन हैव अफेक्ट notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force। अब यहाँ ये है कि बाकी लॉ हो सकता है कुछ और कहते हों, ठीक है, जो इस वक्त इन्फोर्स हैं, लेकिन उन लॉ को छेड़े बगैर या उनके साथ कोई कन्फ्रंटेशन किए बगैर ये लॉ प्रिवेल करेगा, यानी ये सेक्शन प्रिवेल करेगा। The provision of this ordinance shall apply to any amount due under this section as if it were tax due under an assessment order। अब बात यह है कि वो लिक्विडेटर ये कह सकता है कि भाई मैं क्यों पैसे दूं, मेरा तो ये टैक्स था ही नहीं, या मेरी तो कोई लायबिलिटी थी नहीं, और उस बंदे के खिलाफ या जिस पर्सन का मैं जो है ना लिक्विडेटर हूँ, उसके खिलाफ ना तो कोई ऑर्डर हुआ था, तो कैसे आप कमिश्नर मुझे कह सकते हैं कितने पैसे दूं। भाई ये जो कमिश्नर आपको नोटिफाई किया जाएगा, ये ऐसी समझा जाएगा कि एक असेसमेंट ऑर्डर था, उसके नतीजे में आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन हुई, तो आपने पे करनी है। फॉर ऑल पर्पसेस ये एक असेसमेंट ऑर्डर ही कंसिडर होगा। सेक्शन 141 इज़ क्लियर, और इंशाल्लाह सेक्शन 142 की भी मैं आज ही कंप्लीट करता हूँ। तो आसान सा सेक्शन था जिसमें एक लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ आप एक चीज़ ज़रा थोड़ा सा देखें कि एक तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में मैं भी आपको तैयार कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हो सकता है आप यहाँ नहीं जाते, कल किसी कंपनी में आप जाते हैं, और कल किसी और अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं, या किसी और जो है ना पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे चले जाते हैं। तो जो है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ना, दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, मतलब एक तो बड़ा पावरफुल लॉ है। तो ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, और आप समझ रहे होंगे कि भाई मेरा क्या काम, एक्चुअली जो है ना आपके ऊपर बड़ी जो सीरियस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते, तो जितना टैक्स होगा वो आपकी जेब से निकल सकता है। इस तरह की काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं। एक केस मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो तहसीलदार होते हैं, सब रजिस्ट्रार होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड होते हैं, वैसे तो ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन चूँकि एक रिसेंट डेवलपमेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी ड्यूटी ये होती है कि जब भी किसी प्रॉपर्टी को ये ट्रांसफ़र करेंगे या फिर जो है ना रजिस्टर्ड करेंगे, तो सेलर से 2% टैक्स काटेंगे इन केस ही इज़ नॉट फाइलर, और अगर वो फाइलर होगा तो 1%। अब अगर फ़र्ज़ करें कि टैक्स कटना था, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तो 2 लाख रुपए उसने टैक्स विदहेल्ड नहीं कर किया, तो आप उस जो भी यानी कि रजिस्ट्रार होगा उससे 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जितना भी लायबिलिटी है, आप उसकी पर्सनल सैलरी से या पर्सनल जेब से ये टैक्स रिकवर कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों के साथ, मतलब जैसे आप जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन जो लोग नहीं भी होते देन स्टिल जो है ना उनको इनकम टैक्स के साथ फेमिलियर रहने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना काफ़ी।